दोस्तों कल हमने देखा कि किस तरीके से युवराज ने बा को कह दिया था कि अगर उनको शादी करनी है तो वो कहीं भी कर दे, लेकिन उससे कुछ भी ना पूछे। और ये बात कहकर वो तेजी से कदमों के साथ अपने कमरे की ओर चला गया था। पीछे सिर्फ बा रह गई थी और उनके पास रखी वो 2 तस्वीरें। वो बार बार उन तस्वीरों की ओर देख रही थी। युवराज का कमरा जैसे ही बंद हुआ, बा एकदम से उस ओर देखती रही। उनके हाथ में वो 2 तस्वीरें रह गई थी और वो तस्वीरें जो उनके पास थी, उन्होंने ना चाहते हुए भी एक बार उन्हें घूम कर देखा। फिर वो यकीन दिलाना चाहती हो कि ये तो सही बात है और उसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब आगे दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका स्वागत है चैनल पर। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे वो कमरे के अंदर गया, बा उसे एकटक देखती रही, मगर उनके दिल में एक टेस्ट थी कि आज युवराज ऐसे बात क्यों कर रहा था। मंगला जो रसोई में प्लेटें समेट रही थी, वो कुछ कहने की हुई, मगर बा ने अपने हाथ के इशारे से उसे भी रोक दिया। रहने दे बेटा, कुछ मत कहो, मैं भी कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि मैंने कुछ जल्दबाजी ही कर दी। बा अपने फैसले पर पछता रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। पहले उन्हें युवराज की बात पूरी तरह से सोचने और समझने चाहिए थी कि युवराज चाहता क्या है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो वहीं पर बैठी रही। मंगला भी वापस चली गई। उनकी आंखों के सामने युवराज का बचपन घूमने लगा। कभी युवराज जो दाल में घी होने पर भी नाक सिकोड़ लेता था, आज वो ऐसी बातें करने लग गया था। इधर युवराज कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने कोट के बटन खोल दिए थे, मगर उसका गला अभी भी भीगा था। वो कुछ देर तक बस सच को देखता रहा, मानो वहाँ कोई ऐसी बात लिखी हो जो उसके दिल को सुकून दे जाए। उसे रह रहकर माही की यादें आने लगी थी। वो लाल साड़ी में उसका झिझकते हुए उसका मुस्कुराना, और वो पल जब उसने माही की मांग में पहली बार सिंदूर भरा था। फिर वो रात जब अस्पताल के कॉरिडोर में उसका हाथ ठंडा हो गया था हमेशा के लिए। तभी युवराज ने अपने आप से ही पूछा, कैसे भूल जाऊं मैं माही को। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द था। वो उठा और उसने कमरे की खिड़की खोल दी। दूसरी ओर बा भी अपने डाइनिंग टेबल से उठ चुकी थी। उन्होंने वो तस्वीरें भी उठा ली और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाने लगे। कमरे में जाकर उन्होंने वो 2 तस्वीरें मंदिर के सामने रख दी और कहा, हे ठाकुर जी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ करना। मैं तो बस अपने बच्चे की मुस्कान वापस लाना चाहती हूँ। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और युवराज के बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने कोशिश की कि युवराज को फिर से जीवन के रंगों में जोड़ा जाए और एक नई शुरुआत की जाए, लेकिन युवराज इस बारे में नहीं सोच रहा था। उधर बा अपनी चिंता में डूबी हुई थी और उधर युवराज बिस्तर के कोने पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि वो माही को भूले या नहीं। हाथ की उंगलियां उसकी आपस में भिजी हुई थी। आंखों के कोरों में एक पुराना दर्द आ गया था जो बल के कैद के बाहर आने के लिए मचल रही थी। उसी बेचैनी के बीच अचानक युवराज ने खुद को एक अजीब सी चटपटाहट में आ गया था। वो उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कोई अंदर से धक्का दे रहा था। उसके पैर खुद ब खुद अलमारी की ओर चले गए। होठ उसके सूखे हुए थे। उसने धीरे से अलमारी खोली। अंदर एक साइड पॉकेट में रखी हुई एक विस्की की बोतल निकाल ली। आज उसे लग रहा था कि इस अकेलेपन और इस दर्द को शराब से ही सहारा मिल सकता है। उसे लगा कि अगर माही की यादें उसे चैन से नहीं जीने दे रही तो शायद शराब ही उसकी यादों को धुंधला कर सकती थी। उसने बगल में रखा एक कांच का ग्लास उठा लिया और धीरे धीरे उसमें विस्की भरने लगा। सुनहरे रंग के तरल विस्की बड़े ही शानदार लग रही थी। उसने विस्की को भरा और जैसे ही पहला घूंट लिया, फिर दूसरा और तीसरा, हर घूंट के साथ उसकी आंखें नम होती गईं। माही की मुस्कुराहट, उसकी हल्की झड़कियां और आंखों में तैरता अपनापन, सब कुछ उसके जेहन में तरोताजा हो चला था। फिर उसे वो रात याद आई, उसकी माही की सुहागरात। बड़े अरमानों से उसने उस रात माही के लिए एक सुंदर सा ब्रेसलेट बनवाया था जिसमें एक एक नग उसने खुद चुना था। और जब उस रात उसने वो अपने हाथों से माही के हाथों में पहनाया था, माही की आंखों में भी चमक आ गई थी। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में कन्फेस कर लिया था कि वो एक दूसरे के लिए जिएंगे और एक दूसरे के लिए मरेंगे। लेकिन आज उसी माही की याद उसे इतना तोड़ रही थी, उसने खुद से ही नजरें चुरानी शुरू कर दी थी। उसी ब्रेसलेट की याद उसके जहन में और भी ज्यादा गहरी हो गई। जब उसे याद आया कि एक दिन माही ने वही ब्रेसलेट
टीना को देख लेने के लिए दे दिया था। और जैसे ही उसके दिमाग में टीना का नाम घुमा, उसके अंदर आग भड़क उठी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थी। आंखों की नमी गुस्से में बदल गई। उसने मुट्ठियां अपने आप कसने लगी। हाथ में जो भी गिलास था वो भरा हुआ नहीं था, और वो गिलास में जैसे उसकी पूरी जिंदगी दिखा रहा था। वही गिलास में जो खालीपन था, वही खालीपन उसकी जिंदगी में था। गुस्से में उसने गिलास को इतनी जोर से खींच लिया कि कांच का गिलास उसके हाथ में ही टूट गया। कर्कश की आवाज करता हुआ एक तीखी आवाज कमरे में गूंज गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। शराब के नशे और दर्द के मिले जुले असर में उसकी आंखें बंद होने लगी। एक ही क्षण में तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर जैसे ही वो होश में आया, उसने देखा कि उसके बाएं हाथ से खून लटक रहा था। कांच की और किरचें भी उसके अंदर फंसी हुई थी। एक पल तो उसे खुद से घृणा होने लगी। वो तुरंत उठा और लड़खड़ाते कदमों के साथ अलमारी के पास गया और जहां उसने एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद ही पट्टी निकाल ली। डेटॉल से भीगी कॉटन से जख्म साफ किया और धीरे धीरे पट्टी बांधनी भी शुरू कर ली। जैसे जैसे वो पट्टी लपेटता गया, वैसे वैसे उसका गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत होता जा रहा था। शराब की तेज और खून की गर्मी ने उसके भीतर के सारे उबाल को बाहर निकाल दिया था। अब वो एक थका हुआ और टूटा हुआ इंसान बन चुका था, जो बस दीवार से टिककर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसका फोन बजा। उसने गर्दन घुमाकर मोबाइल स्क्रीन पर अननोन नंबर देखा और वो झिलमिला गया, लेकिन कोई नाम नहीं था। उसका माथा सिकुड़ गया। एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में उठी। इतने रात को कोई अनजान कॉल क्यों करेगा? उसने खुद से पूछा। फोन उठाया और एक पल के लिए स्क्रीन को देखता रहा और फिर वापस फोन को बिस्तर पर फेंक दिया। किसकी हिम्मत हुई मुझे इस वक्त फोन करने की? वो खुद से बताया। पता नहीं अपने ही आप में क्या क्या बोलता जा रहा था। कुछ सेकंड के बाद फोन दोबारा से गूंजने लगा। इस बार रिंगटोन थोड़ी तेज थी। किसी ने उसके जख्मों को कुदरते हुए जैसे रगड़ दिया था। युवराज ने धीरे से फोन उठाया और फोन को अटेंड कर लिया। जैसे उसने फोन अटेंड किया, हेलो कहा, दूसरी तरफ से कुछ देर के लिए सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज आई, तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है। अब देखना मैं तेरा क्या करता हूं। जैसे यह आवाज आई और फोन कट गया, उसके शब्दों में ऐसा जहर घुला हुआ था जैसे वो सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि फैसला सुना रहा था। युवराज की आंखें फैल गईं। उसने फोन को बड़ी मजबूती से पकड़ा और कहा, कौन? लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि फोन तो कट ही चुका था। युवराज एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी सांसें तेज होने लगी और दिमाग भी तेजी से भागने लगा था। तभी उसने खुद से ही पूछा, कौन हो सकता है ये? उसके पूरे जीवन में बहुत से लोग थे जिसके साथ उसने दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन अब यहाँ तो उसका कोई दुश्मन नहीं था। अब ये लोग कौन थे जो उसे डरा और धमका रहे थे? उसने तुरंत कॉल हिस्ट्री खोली, नंबर को देखा। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये सिर्फ डराने के लिए था या कोई खतरा है? लेकिन यह कोई सामान्य धमकी नहीं थी। जिस सलीके से उस आदमी ने कहा था कि उसने उनके साथ पंगा गलत ले लिया है, अब युवराज अंदाजा लगाने लगा था कि उसने किसके साथ पंगा लिया है और कौन है ये आदमी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन था ये और क्या होगा आगे कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों 497वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फोन आते ही युवराज का चेहरा तनाव में घिर गया था। उसकी आंखें लगातार मोबाइल स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी। वो लगभग उसे नंबर को देखता जा रहा था। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह नंबर किसका हो सकता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ये कोई नया दुश्मन हो सकता है या फिर उस पर शक भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कौन था जिसको युवराज ने अभी नया नया ऑफेंड किया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपने जगह से उठा और कमरे में चक्कर काटने लगा। उसके चाल में बेचैनी थी, आंखों में एक अजीब सा तूफान छा गया था। तभी उसके जहन में एक चेहरा कौंधा, वो इंसान जो अब तक उसका सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक था। वो जानता था कि अगर किसी को ये जिम्मेदारी दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से ही काम हो जाता था, वसीम। उसे याद आया कि उसे वसीम का सहारा लेना ही पड़ेगा। तभी उसने बिना देर किए अपना मोबाइल उठाया और नंबर डायल कर दिया। घंटी बजी और 2-3 घंटे के बाद वसीम ने कॉल भी उठा लिया।
जैसे ही कॉल उठाया, वसीम ने भारी आवाज के साथ कहा, हेलो मालिक, बताइए कैसे हैं आप। वही पुराना रोब और वही वफादारी की गूंज और उसकी आवाज में वही विश्वास था जिसे युवराज ने सुनते ही एकदम से थोड़ी ठंडक भी पड़ गई थी। युवराज ने ज्यादा वक्त नहीं जाया किया और तुरंत कहा, हाँ वसीम, कहाँ हो तुम। वसीम ने तुरंत वफादारी के साथ जवाब दिया, मालिक, मैं तो अभी अपने घर पर हूँ, बोलिए क्या हुआ। युवराज की आवाज में भी गहराई और गंभीरता थी, उसमें एक रहस्य छिपा हुआ था। तभी उसने वसीम को कहा, वसीम, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, तुम्हें वो नंबर ट्रैक करना है और साथ ही चंदन को साथ लेकर जो भी पहली फ्लाइट मिले उससे दिल्ली आ जाओ, और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। फिर थोड़ी देर रुककर उसने और भी जरूरी बात कही, हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम लोग मेरे पास आ गए हो। सब कुछ पर्दे के पीछे होना चाहिए, किसी को बिल्कुल भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि वसीम और चंदन ने भी यहाँ मुंबई को छोड़ दिया है। वसीम को ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि युवराज उसे और चंदन को दिल्ली बुला रहा है। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास तो होने लगा था कि कहीं युवराज के ऊपर कोई ना कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। तभी उसने गंभीरता से कहा, जो हुक्म मालिक, मैं अभी चंदन भाई को लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ। वैसे भी आपको तो पता ही है, दिल्ली में तो वसीम भाई का नाम चलता है। मेरे रहते आपको दिल्ली में किसी से डरने की जरूरत नहीं है भाई, और अगर कोई और जरूरत हो तो आप बताइएगा। युवराज को भी थोड़ा थोड़ा उसकी बातों से सुकून मिला गया था। उसने कहा, ठीक है, फिर तुम जल्दी निकलो। ये कहकर उसने फोन काट दिया और एक गहरी सांस उसके सीने से निकली और वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर तारे टिमटिमा रहे थे, चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन इधर अलग ही लहर चल रही थी। वसीम, जिसे वो अपने सबसे करीबी आदियों में गिनता था, कभी उसी के दोस्त नातिक के जान की सुपारी ली थी उसने। वसीम तब दिल्ली के सबसे खतरनाक और चर्चित सुपारी किलर में हुआ करता था। एक टाइम था जब वसीम के नाम की तूती बोलती थी दिल्ली में। अगर कोई भी वसीम नाम को ऑफेंड करने की सोचता तो उसको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। उसकी गिनती उन लोगों में होती थी जिनके नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर भी कांपते थे। उन्हें गोली चलाते थे और न ही खून बहाते थे, पर एक बार जिनका काम ले लेते थे उसे तो पूरा करके ही छोड़ते थे। उस दिन जब उन्होंने नातिक को उठाया था, तब उन्हें क्या पता था कि खुद उनकी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाली है। दिल्ली की एक सुनसान बिल्डिंग में नातिक को बंधक बना लिया और जैसे ही वसीम उसे मारने के लिए आगे गया, अचानक दरवाजा टूट गया और युवराज अंदर घुस आया। उसके साथ जो भी हुआ था वो वसीम आज भी याद करता है। युवराज ने वसीम के तमाम आदमियों को अकेले ही धूल चटा दी थी, बल्कि वसीम को भी मौत के करीब पहुंचा दिया था। उसकी नजरें खून से भरी हुई थी, हाथों में वो आग थी जो दुश्मनों को जल्दी ही भस्म कर दे। लेकिन ये वसीम भी कुछ अलग ही किस्म का इंसान था। वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। उस दिन पहली बार जिंदगी में युवराज के सामने वो झुक गया था, जान की भीख भी मांगी थी। तब जाकर युवराज ने कुछ ऐसा किया जो आज भी वसीम को याद है। उसने उसे मारने के बजाय माफ कर दिया था। वसीम की आंखों में माफी सुनकर आंसू आ गए थे और उसने उसी वक्त कसम खा ली थी कि अब जो भी होगा वो सिर्फ मालिक से जुड़ा हुआ होगा। कभी भी मैं मालिक के खिलाफ नहीं जाऊंगा और मैं मेरी जिंदगी में जो भी काम करूंगा पहला मालिक का काम करूंगा। उसने युवराज को मालिक मान लिया था, और एक ऐसा मालिक जो कभी भी कोई भी ऑर्डर दे तो वसीम अपनी जान की नापरवाह करेगा और वो काम पहले करेगा। उस दिन वसीम को युवराज ने भी देखा था। युवराज ने भी पूरा अंदाजा लगा लिया था कि ये इंसान काम का है, तभी तो उसने सोच समझकर वसीम को माफ किया था। वो जानता था कि अगर ऐसे इंसान उसके साथ जुड़ेंगे तो भविष्य में अगर कोई भी दिक्कत उसके ऊपर आएगी तो वसीम ऊपर की ऊपर उस दिक्कत को खत्म ही कर देगा। युवराज ने उसे कोई सवाल भी नहीं किया था और ना ही उसे कोई डिमांड की थी। उसने उसे अपने साथ रख लिया था। तब से ही दोनों के बीच एक न टूटने वाला रिश्ता बन गया था जो अब तक लगातार चलता आ रहा था, और दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास भी करते थे। अब जब खतरा सामने था तो युवराज को पता था कि एक वसीम ही है जो इस खतरे से उसे बचा सकता है, क्योंकि वसीम का नेटवर्क
छोटी छोटी गली और हर इंसान के पास था। और वसीम के साथ साथ चंदन भी पिछले कई सालों से युवराज के साथ इसी के साथ जुड़ा हुआ था। चंदन की चुप्पी और उसकी गहरी नजरें दोनों ही किसी भी साजिश को चीर देने की ताकत रखती थी। चंदन एक बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान था। किसी भी बात को ऐसे ही रफा दफा नहीं करता था। हर चीज की गहराई में उतरना उसे पसंद था। अगर कोई भी दिक्कत होती या कोई भी परेशानी होती तो उसकी तह तक जाता और उससे जुड़े हर एक इंसान को पकड़ता और तभी उनको सबक सिखाता था। इधर दिल्ली आने के लिए सुनकर वसीम भी खुशी से झूम उठा था, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि युवराज उसका मालिक कहाँ चला गया है। उन लोगों ने ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उसको सही एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता था कि युवराज आखिर गया कहाँ है। उसने अब बिना समय गवाए अपना काम शुरू कर दिया। पहले उसने नंबर की ट्रैकिंग लगवा दी और पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। मुंबई में बैठे बैठे ही उसने दिल्ली का नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया था। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में वसीम भाई का नाम आज भी डर और इज्जत से लिया जाता था। उन्होंने पुराने मुखबिरों और टेक्निकल एक्सपर्ट से संपर्क किया। चंद ही मिनटों में उस नंबर की लोकेशन, नेटवर्क, कॉलिंग पैटर्न जैसे सबके सब जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वसीम की आंखों में धीरे धीरे चमक आ गई थी और जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई थी। उसके बाद उसने बिना पल गवाए तुरंत चंदन को कॉल लगाया। उसके मन में जोश था, उत्साह था, एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत समय से उसके भीतर जाग गई थी। कुछ ही सेकंड में उधर से चंदन ने कॉल उठा लिया था। चंदन की आवाज नींद में बोझिल थी। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। फोन की घंटे से उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें मलते हुए फोन उठा लिया था और उबासी लेते हुए बोला, हेलो वसीम भाई, क्या हुआ? इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो? उसकी सुस्त और अलसाई हुई आवाज सुनकर वसीम तुरंत समझ गया कि चंदन तो नींद में है। लेकिन आज वसीम का मूड बहुत अच्छा था। उसने हल्की सी हंसी के साथ चंदन को छेड़ते हुए कहा, चंदन, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम्हारी नींद तो क्या, तुम्हारी आंखों से सालों की थकावट भी उड़ जाएगी। चंदन को वसीम की यह बात बिना सिर पैर की लगी। तभी उसे ये सुनकर झुंझलाहट भी होने लगी। नींद में जबरदस्ती उठाए जाने पर वो चिढ़ गया। उसने थोड़े झुंझलाए स्वर में कहा, वसीम भाई, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी है साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं फोन काट कर रहा हूँ। चंदन की धमकी सुनकर वसीम जोर से हंस पड़ा। फिर एक गूंजती आवाज में बोला, चंदन भाई, मुझे मालिक का पता चल गया है और वो कहाँ है मैं जान गया हूँ। कैसा रिएक्शन होगा चंदन का, और क्या वो लोग उस इंसान को पकड़ पाएंगे जिसने युवराज को धमकी दी थी? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ और सुकून एफएम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 498वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही चंदन ने सुना कि मालिक का पता लग गया है, चंदन को तो जैसे बिजली का झटका लग गया था। उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। वो झटके से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जो नींद थी वो कोसों दूर चली गई थी। उसने उत्तेजित होकर कहा, क्या वसीम, तुम सही कह रहे हो? कहाँ है वो? जल्दी बताओ मुझे, मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। बोलो कहाँ है, बताओ ना, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे वसीम? वसीम ने जब देखा कि चंदन इस कदर उत्तेजित हो गया था कि उसे खुद बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, चुप, एकदम चुप हो जाओ। खुद ही बोले जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं बोल क्यों नहीं रहा। अरे मुझे मौका तो दो बोलने का। क्या चंदन भाई, आप पहले तो बात को सुन नहीं रहे थे और अब बोलने भी नहीं दे रहे हैं। चंदन वसीम की गरजती हुई आवाज सुनकर थोड़ा शांत हो गया। फिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, ओह आई एम सॉरी। मैं मालिक की खबर सुनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। चलो अब बताओ भी वसीम, कहाँ है वो? चंदन के दोबारा पूछने पर इस बार वसीम नाराज नहीं हुआ। उल्टा उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने एक खास अंदाज में कहा, चंदन भाई, वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मालिक कहाँ है। पहले तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। हम उनके पास ही जा रहे हैं। वसीम के ऐसे रहस्यमय अंदाज से बात करने के चंदन का उत्साह और भी बढ़ गया। उसने और भी बेचैनी से पूछा, वसीम, मैं तैयार हो जाता हूँ, कम से कम इतना तो बता दो कि हमें जाना कहाँ है। वसीम भी कम नहीं था। वो बातों को घुमा फिराकर बस ये पूछना चाहता था कि आखिर युवराज है कहाँ। तभी वो पूछ रहा था
कि कहीं वसीम उसकी बातों में आकर बस इतना बता दे कि हमें जाना कहाँ है, तो इससे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि जहाँ युवराज है हमें वहीं जाना होगा। लेकिन वसीम उसकी बात समझ गया था। उसने टालते हुए और सस्पेंस को बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं वो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि दीवारों के कान होते हैं चंदन भाई। बस तुम इतना ध्यान रखो, अपना बैग पैक कर लो, अब हम वहाँ परमानेंट शिफ्ट होने वाले हैं। चंदन ने देखा कि वसीम भी कुछ बताने के मूड में नहीं, वो भी बातों को गोल गोल घुमा रहा है, तो उसने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा, केवल इतना ही कहा, ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। और उसके बाद उसने फोन काट दिया। फोन कटते ही वसीम के चेहरे पर गंभीरता लौट आई। वो जानता था कि जो जिम्मेदारी उसे मिली है वो आसान नहीं थी, पर यह भी सच था कि जिस मालिक ने उसे मौत के मुंह से निकाला था, उसके लिए वो अपनी जान को भी न्यौछावर कर सकता था। उसने तुरंत अपने घर के अंदर अपनी बीवी और बच्चों को जगाया। वो सभी गहरी नींद में थे, लेकिन वसीम को आवाज में जो आदेश था उसमें कुछ ऐसा था कि किसी को भी तुरंत सतर्क कर दे। तभी उसके जगाए जाने से उसके पत्नी ने नींद में ही पूछा, क्या हुआ, इतनी रात को कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? वसीम ने गंभीरता से जवाब दिया, मालिक ने बुलाया है, हमें दिल्ली जाना होगा, और हाँ, शायद लंबे समय के लिए। तुम अपना और बच्चों का सामान पैक कर लो, मैं संभाल लूंगा। उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने कभी भी वसीम की बातों पर सवाल नहीं किया था। उसने बस सिर हिलाया और अलमारी की ओर चली गई। बच्चे अभी भी नींद में थे, पर माहौल में जो बेचैनी और जल्दबाजी थी उन्हें भी चुपचाप अपना सामान समेटने पर मजबूर कर दिया था। वसीम ने खुद अपने हथियारों का बैग खोल लिया, जो कई महीनों से बंद पड़ा था। उसने एक एक करके अपने पुराने सामान को देख लिया था कि उसके अंदर सारा सामान है भी या नहीं। उसने महसूस कर लिया था कि युवराज के ऊपर खतरा तो है, इसलिए तो उन्हें बुलाया गया है। तभी वो चाहता था कि जो भी चीजें हों वो सारी यहाँ से लेकर ही दिल्ली जाए, ताकि वहां जाते ही उनको कोई भी चीज की परेशानी ना हो। उधर चंदन भी अपने जल्दबाजी में पैकिंग कर रहा था। चंदन के दिल में युवराज के लिए एक अलग ही जगह थी। युवराज उसके लिए माँ बाप, भाई बहन, मालिक, बॉस सब कुछ थे। पैकिंग करते करते उसके मन में पुरानी यादें उमड़ने लगी। वो समय जब पहली बार उसकी मुलाकात युवराज से हुई थी, वो बहुत पुरानी बात है। चंदन जब अनाथ था, उसका जन्म कहाँ हुआ, कौन थे उसके माता पिता, उस बेचारे को खुद पता नहीं था। बचपन में जब वो मात्र 4-5 साल का था, वो मुंबई के एक बड़ी भीड़ भाड़ इलाके वाले रेड लाइट सिग्नल पर भीख मांगता था। नंगे पांव, फटे पुराने कपड़ों में, धूल से सने गाल और सोनी आंखों के साथ वो दूसरे की कार की खिड़कियों का दस्तक देता और बोलता, भैया कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। और उस दिन की बात थी जब सर्दियों की हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। युवराज भी उस समय मात्र 7-8 साल का था। वो अपनी मम्मी और बड़ी बहन काव्य के साथ कार में बैठा हुआ था। उनकी चमचमाती ओडी कार जब रेड लाइट पर रुकी, तभी चंदन उनकी गाड़ी की ओर भीख मांगने आया। युवराज ने पहली बार उसे गौर से देखा। एक उम्र के पहले एक बूढ़ी सी लगती आंखें, चेहरे पर मासूमियत के साथ तिल तिल मरने वाली पीड़ा झलक रही थी। युवराज ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा, हे, तुम कौन हो और ऐसे पैसे क्यों मांग रहे हो? चंदन बेचारा क्या जवाब देता, उसे तो खाना खाना था। तभी उसने झिझकते हुए कहा, मेरा नाम चिंटू है, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों से मांगता हूँ। युवराज ने फिर पूछा, अरे तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हें खाना क्यों नहीं देते? चंदन ने सिर झुका लिया और बस 2 ही शब्द कहे, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ भीख मांगता हूँ, कृपया मुझे कुछ दे दीजिए, मैं खाना खा लूंगा। युवराज ने फिर जिज्ञासा से पूछा, तो तुम रहते कहाँ हो? चंदन के पास इस बात का भी कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसके पास तो रहने की कोई जगह ही नहीं थी। जहां कहीं फुटपाथ पर रहने को मिल जाता, कहीं पुल के नीचे रहने को मिल जाता, तो बेचारा वहीं पर सो जाता था। और आजकल वो एक सामने बड़े से गंदे सीवरेज पाइप की तरफ रह रहा था। तभी उसने वहां की ओर इशारा कर दिया। जब युवराज ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख आ गया था।
उसने उसी मासूमियत से कहा, क्या वो तुम्हारा घर है? इतना छोटा। मेरा घर तो बहुत बड़ा है, एकदम महल जैसा। बेचारे युवराज को भी उस समय कहां पता था कि ऐसी बातें किसी गरीब के सामने बोली नहीं जाती, क्योंकि उन्हें और भी ज्यादा दुख होता है। लेकिन युवराज को यह तो नहीं पता था, पर वो एक साफ दिल का बच्चा जरूर था। उसे लगा कि ये लड़का यहाँ पर रहता है और ये तो इसका बहुत ही गंदी जगह है। तभी उसने आगे कहा, तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मुझे एक दोस्त भी मिल जाएगा और तुम्हें एक बड़ा सा घर भी। युवराज ने यह सोचा नहीं था कि क्या उसके मम्मी और उसकी बहन उसे घर में आने के लिए अनुमति देंगे भी या नहीं। लेकिन युवराज के मन में जो था उसने कह दिया था। युवराज की मम्मी भी लगातार उसकी बातें सुन रही थी। तभी युवराज ने अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डाली और बड़ी ही मासूमियत से कहा, मॉम, क्या हम इसे अपने घर लेकर जा सकते हैं? मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे दोस्ती करना चाहता हूँ मॉम। युवराज की माँ ने तो पहले बहुत देर तक चंदन को देखा। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये कोई ऐसा इंसान न निकल जाए कि जैसे उनके घर को ही चुना लगा दे, बड़े होने पर उन्हें धोखा दे दे। फिर उन्हें अपने बेटे की मासूम और दयालु आंखों में झांकते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया और ड्राइवर से कहा, इसे गाड़ी में बैठा लो। उन्हें उसकी आंखों में बड़े ही साफ निष्ठा और सच्चाई दिख रही थी। उन्हें लगने लगा था कि ये बच्चे की बहुत ज्यादा मजबूरी है और कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने जिंदगी को पूरा ही ना कर पाए और उससे पहले ही मर जाए। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और ना ही जगह की कोई कमी। उनको यही अच्छा लगा कि शायद इस युवराज के साथ साथ ये बच्चा भी पल ही जाएगा। बस उसी दिन से चंदन की किस्मत भी बदल गई थी। उसे न सिर्फ एक दोस्त मिला बल्कि एक परिवार भी मिल गया था। युवराज ने उसे घर लाकर अपने ही साथ स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया। यहीं पर उसका नाम भी बदला गया। चिंटू से वो चंदन हो गया था और यहीं से वो भी चंदन की नई जिंदगी शुरुआत हो गई थी। लेकिन एक साल बाद कुछ और ही हो गया था। ऐसा क्या हुआ था एक साल के बाद, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, मैं बस आपसे एक चीज मांगता हूँ और वो क्या है, वो है सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट। तो ये जरूर कर दिया करो यार, इसमें कंजूसी मत किया करो। दोस्तों, 499वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसी दिन से चंदन की किस्मत बदल गई थी। उसे न एक सिर्फ दोस्त मिला था बल्कि एक परिवार भी मिल गया था। लेकिन एक साल के बाद भयानक एक्सीडेंट में युवराज के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पूरा घर जैसे अंधकार में डूबने को हो गया था। लेकिन तब भी काव्या और युवराज ने चंदन को अपने साथ बनाए रखा। उन्होंने उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। लेकिन हालातों के कारण उन्हें चंदन को बोर्डिंग स्कूल में भेजना पड़ा। उसके लिए बोर्डिंग स्कूल बहुत ज्यादा बोरिंग था। वो जानता था कि युवराज उसे बेहतर भविष्य देने के लिए बेचारा ऐसा कर रहा है। वो अपने हर जन्मदिन पर युवराज को भेजा हुआ कार्ड और गिफ्ट देकर भावुक हो जाता। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो युवराज ने उसे अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर रख लिया था। लेकिन युवराज ने उसे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो सिर्फ एक उसका असिस्टेंट है। वो हमेशा से उसे अपने भाई की तरह रखता था और अगर कोई भी मुसीबत आती तो सबसे पहले वो चंदन से ही डिस्कस करता और चंदन उसे अच्छी राय भी देता और उसकी मुसीबत को अपनी मुसीबत ले लेता और उसको हल करने में लग जाता था। अब जब वो आज कपड़े समेट रहा था, उसे हर वो चीजें याद आ रही थी। वो गाड़ी, वो रेड लाइट, युवराज को पहली नजर, उसकी मुस्कान और उसका साथ ले जाना, स्कूल में भर्ती करवाना और वो उसे भाई कहकर पुकारा करता था। उसका दिल आज ये याद कर करके भर आया था। आंखों में नमी आ गई थी पर चेहरे पर एक सुकून भी था। आज वो फिर से अपने उसी मालिक, अपने भाई और अपने जीवनदाता के पास जा रहा था। और यही नहीं, इस बार तो वसीम ने कह दिया था कि अब वो परमानेंट रूप से वही रहने जा रहे हैं। इसका मतलब था कि वो अब कभी भी युवराज से दूर नहीं होगा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर आई थी। युवराज के एकदम चले जाने के बाद आज तक चंदन ठीक से सोया भी नहीं था। वो यही सोचता रहता था कि आखिर युवराज एकदम से चला कहां गया है। लेकिन जैसे ही अब उसे पता चला कि युवराज दिल्ली में है तो उसके वही दिन वापस आ गए थे। तभी उसने कमरे में नजर डाली और अपने पुराने कपड़े, किताबें और सब कुछ पर नजर डालने लगा। और जो युवराज और एक काव्या के साथ भी उनकी जो फोटोज थी उसने उसे भी बैग में डाल लिया और मन ही मन कहा,
अब तो मैं परिवार के पास जा रहा हूँ। पैकिंग पूरी करते ही चंदन ने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और वसीम का इंतजार करने लगा। उसके बाद जीवन फिर से उजाला में आने वाला था। जैसे ही तैयारियां पूरी हुई, वसीम भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। रात के सन्नाटे को चीरते हुए वो चंदन के घर की ओर निकल पड़ा था। पूरी गली सोई हुई थी, लेकिन वसीम के दिल में अब जो बेचैनी थी, उसने उसे थकान और नींद दोनों को कोसों दूर कर दिया था। रास्ते भले ही सुनसान था, मगर उसकी गाड़ी के इंजन की घरघराहट ने उस खामोशी को तोड़ रखा था। कुछ ही देर में वो चंदन के घर आ गया था। गाड़ी हॉर्न बजा और भीतर से जल्दी ही दरवाजा खुल गया। चंदन पहले से ही सब कुछ सामान लेकर तैयार खड़ा था। वो एक छोटे से ट्रॉली बैग के साथ बाहर आ गया। उसके चेहरे पर लंबे समय से मिलने की उमंग और अनकहा प्यार झलक रहा था। उसने वसीम की गाड़ी का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए अंदर बैठ गया। वो चुपचाप गाड़ी में बैठा और सीट बेल्ट बांधते हुए बोला, चलो वसीम भाई, जल्दी। तभी वसीम ने गाड़ी स्टार्ट की और बोले, जी चंदन भाई, और गाड़ी चल पड़ी। इस बार उनका रुख मुंबई एयरपोर्ट की तरफ था। शहर की सड़कों पर रात के उस पहर की गाड़ियां नजर आ रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट भी कम ही जल रही थी। चंदन कुछ देर फिर चुप रहा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सका। वो जल्दी से बस यही जानना चाहता था कि आखिर वो जा कहां रहे। तभी उसने वसीम से फिर पूछा, वसीम भाई, अब तो बता दो यार कि हम जा कहां रहे हैं। वसीम फिर से मुस्कुराया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। चंदन की बात सुनकर वसीम की पत्नी, जो पीछे वाली सीट पर अपने बच्चों के साथ बैठी थी, वो हिम्मत जुटाकर बोली, हाँ जी, अब तो बता दीजिए ना, हम आखिर जा कहां रहे हैं। बच्चों को भी समझाना पड़ेगा ना, आपने तो अभी तक मुझे ही नहीं बताया। और चंदन भाई, क्या आपको कुछ भी नहीं पता कि हम लोग कहां जा रहे हैं? चंदन भी हैरान था कि इस इंसान ने अपनी पत्नी को ही नहीं बताया कि हम लोग जा कहां रहे हैं, तो ये उसे इतनी जल्दी बताने वाला नहीं था। लेकिन वसीम तो उनके मजे ही लेता जा रहा था। उसने रियर व्यू मिरर में फिर से देखा और थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, बता दूंगा, कुछ ही देर में एयरपोर्ट आ जाएगा। वहां बोर्डिंग पास लेते वक्त सब कुछ साफ पता चल जाएगा। इस बार वसीम की बात सुनकर चंदन थोड़ा झुंझला गया, लेकिन बेचारा बोलता भी क्या। उसे पता था कि वसीम ने अगर ठान लिया वो नहीं बताएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। और चंदन की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो वसीम से कुछ उगलवा सके। वो तो बस युवराज ही था कि जिसको देखते ही वसीम अपने आप सब कुछ बता देता था। और वसीम भी यही बात सोचकर जानबूझकर इस बात को लटकाए जा रहा था। उस रहस्य को उसे एक अजीब सा मजा आ रहा था। वसीम जानता था कि जब उसको असली बात का पता चलेगा तो उनके चेहरे के भाव आ जाएंगे और वो चेहरे के भाव देखने लायक होंगे। गाड़ी विले पार्ले के पास आ पहुंची थी। एयरपोर्ट की रोशनी दूर से ही दिखने लगी थी। एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही शहर की हलचल फिर से महसूस होने लगी। कुछ लोग रात की आखिरी फ्लाइट के लिए तैयार खड़े थे, कुछ इंतजार कर रहे थे और कुछ गले लगकर विदा ले रहे थे। वसीम ने गाड़ी को टर्मिनल 2 के सामने रोक दिया। वहीं पर सब लोग उतर गए। बच्चों की आंखों में अभी तक नींद थी, लेकिन वसीम और चंदन की आंखों में नींद की कोई परछाई भी नहीं थी, सिर्फ बेचैनी और इंतजार था। एयरपोर्ट के भीतर जैसे जैसे वो लोग दाखिल हो रहे थे, चंदन ने फिर पूछ लिया, अरे वसीम, बता दो यार, अब तो बता दो। वसीम ने मुस्कुराते हुए काउंटर की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, वहां हमें बोर्डिंग पास मिलता है और बोर्डिंग पास पर लिखा होता है कि हम कहां जा रहे हैं, और वहां जाते ही तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्या तुम इतना भी वेट नहीं कर सकते? चंदन बोर्डिंग पास लेने के लिए जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाने लगा था। वो जितना जल्दी हो सके जानना चाहता था कि वो जा कहां रहे हैं। तभी उसने अपना आईडी दिखाया और बोर्डिंग पास ले लिया। बोर्डिंग पास पर छपा हुआ था, IGI दिल्ली। और जैसे ही चंदन ने दिल्ली नाम देखा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। तभी उसने खिलखिलाकर कहा, दिल्ली? तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। वाह! पर वसीम, क्या युवराज भाई वहीं पर है? वसीम ने कोई भी जवाब नहीं दिया, हल्के से सिर हिला दिया। इतना संकेत किया है कि बहुत चंदन के लिए काफी भी था। उसका दिल एक बार के लिए युवराज के ख्यालों में भर आया था। उधर दिल्ली में युवराज अभी भी अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। सुबह के 4 बज गए थे, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की बत्तियां बंद थी, बस बालकनी से आती थोड़ी थोड़ी रोशनी
से उसके चेहरे की चिंता दिख रही थी। वो गर्दन नीचे करके चेयर पर बैठा हुआ था। दिमाग में बार बार वही सवाल उठ रहे थे। कौन है ये जो उसे धमकी दे रहा है? आखिर हो कौन सकता है? क्या ये वही है जो सुधा और सुभाष के पीछे था? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कंपनी के अंदर से उसे ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, या फिर कंपनी खतरे में है, या फिर कुछ और ही था। युवराज खुद से ही बुदबुदाता जा रहा था। अगर ऐसा है, अगर ये शख्स अभी भी कंपनी के अंदर मौजूद है, तो खतरा अभी टला नहीं। नहीं, मैं यूं ही बैठ नहीं सकता। मुझे उसे ढूंढ कर निकालना होगा, नहीं तो बाहर से किया आज अपना वादा टूट जाएगा। और फिर कमरे की ओर टहलने लगा। तभी उसी वक्त उसका फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। फोन की आवाज उस सन्नाटे में और ज्यादा तेज होती जा रही थी। युवराज फिर से चौंक पड़ा। उसका दिल धड़कने लगा था। फोन उठाने से पहले वो यही सोच रहा था, आखिर अब किसका कॉल है? कौन है जो उसे कॉल कर रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों, अब युवराज को कॉल कौन कर रहा है? ये अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज हमारे 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, तो इस खुशी में आप लोग एक एक कमेंट जरूर करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस कहानी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करेंगे। चलिए सुनते हैं 500वां एपिसोड। युवराज जैसे ही अपने ख्यालों में गुम था, फिर से फोन बजने लगा था। वो यही सोच रहा था कि अब फोन किसका आ गया है। जैसे जैसे वो फोन की ओर बढ़ता गया, उसने फोन हाथ में लिया और फोन की स्क्रीन देखी, लेकिन उस पर तो वसीम का फोन आ रहा था। वसीम का नाम देखते ही युवराज ने थोड़ी राहत की सांस ली। ऐसा नहीं था कि उसकी धमकी देने वाले अनजान दुश्मन से वो डरता था, लेकिन वो अभी के लिए और ज्यादा मानसिक तनाव झेल नहीं सकता था। उसने फोन उठाया और धीमे स्वर में बोला, हाँ वसीम, बताओ। दूसरी तरफ से वसीम की आवाज आई, मालिक, हम एयरपोर्ट पर हैं और अब बस फ्लाइट में बैठने वाले हैं। 8 बजे सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। युवराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए गाड़ी भेज दूंगा। और ये कहने के बाद युवराज कुछ क्षणों तक फोन हाथ में लिए रहा। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थी, मानो वो सोच में डूब गया हो कि कुछ देर बाद उसे गले में सूखापन महसूस हुआ। तो उसने टेबल पर रखा जग उठाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। उसने जग नीचे रखा और किचन की ओर चला गया। किचन में जाकर उसने फ्रिज खोला और उसमें से ठंडे पानी की बोतल बाहर निकाल पानी पीने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो एकदम से मुड़ा। तभी पीछे मंगला, जो अंधेरे में उसे देख नहीं पाई, डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। युवराज उसकी चीख सुनकर अचानक पलट गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि मंगला एक और जोरदार चीख मार बैठी, आह चोर। उसकी चीख इतनी जोर की थी कि युवराज ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसके चीख की आवाज सुनकर बाकी भी नींद खुल चुकी थी। घर में तीनों सुरक्षा गार्ड भी दौड़ते हुए किचन में आ गए थे। आनन फानन में उन्होंने कुछ नहीं सोचा और सीधे युवराज के ऊपर चादर डाल दी और पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन युवराज भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने बिना एक पल गवाए अपने मार्शल आर्ट कला प्रदर्शन करते हुए तीनों गार्ड को तेज तेज पंच मार दिए। बेचारे सभी के सभी दूर जा गिरे और करहाने लगे। उससे पहले कि कोई और हमला करता, युवराज ने झटपट घूम किचन की लाइट जला दी। अब तक भाभी धीरे धीरे चलकर किचन में पहुंच गई थी। जब लाइट जली और सभी ने देखा कि मंगला जिसे चोर समझ रही थी वो कोई और नहीं युवराज था, तो सब के सब लोग हैरान हो गए। मंगला तो एकदम वही जमकर से खड़ी हो गई थी। बा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ मंगला, कहाँ है चोर? बा का सवाल सुनकर मंगला का सिर शर्म से झुक गया। उसने थोड़ा झिझकते हुए युवराज की ओर इशारा करते हुए कहा, बा, मैंने युवराज बाबा को चोर समझ लिया। वो बिना लाइट जलाए किचन में खड़े थे, इसलिए मुझे लगा कि कोई चोर है। जैसे ही मंगला की बात खत्म हुई, सभी के सभी लोग मंगला की ओर देखकर हंसने लगे। बा को हंसता हुआ देखकर युवराज भी हंसने लगा और मंगला की भी हंसी छूट गई। लेकिन वहीं जमीन पर पड़े तीनों गार्ड जिन्हें युवराज ने पंच मारे थे, वो बेचारे गुस्से में आ गए थे। वो कह भी तो नहीं सकते थे कुछ, आखिर वो तो उनके मालिक थे। बेचारे करते भी क्या, उनकी तो ड्यूटी थी। अगर सच में ही कोई चोर होता और वो उसको नहीं पकड़ते
तो उनके ऊपर और बात आ जाती। वो तीनों डर से करहा रहे थे। युवराज ने इतने तेज पंच मार दिए थे, उन्हें लग रहा था जैसे उनकी पसलियां टूट गई। कुछ देर बाद जब सब लोग की हंसी थम गई तो युवराज की नजर उन गिरे हुए गार्ड्स पर पड़ी। तभी उसे याद आया कि उसने तो उन्हें बहुत जोर से मारा था। वो तेजी से उनके पास गया और सहारा देकर उन्हें उठाने लगा और चिंतित स्वर में पूछा, अरे अरे आप लोग ठीक है ना? तीनों ने दर्द में करहाते हुए कहा, जी साहब, बस ठीक ही हैं। और ये बात सुनकर ही सभी लोगों की हंसी फिर से फूट पड़ी। लेकिन उन बेचारों की आवाज से युवराज तो समझ गया था कि उन्हें गंभीर चोट लगी है। बा भी आवाज समझ गई थी। उन्हें युवराज की मार्शल आर्ट की महारत के बारे में अच्छे से पता था। आखिरकार बा का पति ही तो युवराज का गुरु था। बा ने गंभीरता से पूछा, युवराज बेटा, तुमने इन्हें इतनी जोर से क्यों मारा? मंगला तो पगली है, तुम तो समझ सकते थे ना। युवराज ने हल्का सा सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, वह मुझे भी सच में लगा कि कोई चोर है। बाद में समझ में आया कि मंगला मुझे देखकर ही चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने इंस्टेंट रिएक्शन में इन्हें ज्यादा ही जोर से मार दिया। और मुझे तो ये लगा था कि ये तीनों ही चोर हैं और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। ये बात सुनकर मंगला को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसने सिर झुका लिया और वहां ने गार्ड्स को इशारा किया कि वो आराम करें। युवराज और मंगला से उन तीनों के लिए किसी डॉक्टर को बुलवाने के लिए कहा। युवराज ने खुद डॉक्टर को फोन किया और तत्काल अपने घर पर उनकी देखभाल के लिए बुला लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर आया और गार्ड्स का उन्होंने फर्स्ट एड इलाज कर दिया। तीनों की पसलियों में हल्की चोटें थी, लेकिन ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई थी, ना ही कोई हड्डी टूटी थी। बस इतना था कि उन्हें थोड़ी थोड़ी गुम चोट लग गई थी। युवराज ने अपने अंदाज में उससे माफी मांगी और कहा, अरे माफ करना यारो, यह अंधेरे में और अचानक से शोर की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि तुम लोग ही चोर हो। और ये बात सुनते ही सभी लोग फिर से हंसने लगे। गार्ड ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं साहब, आपकी सुरक्षा में हम हैं। आपको शक होना तो स्वाभाविक था। भा ने भी मुस्कुराते हुए युवराज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो अब जाओ, आराम कर लो, सुबह का वक्त हो गया है। युवराज, तुम्हें तैयार होकर ऑफिस भी जाना है। युवराज ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि इस छोटे से झमेले ने उसके दिमाग की सारे उलझनों को थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया था। युवराज जब अपने कमरे में वापस आया और उसने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई तो उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गई। 7 बज चुके थे और वो कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथों से रेत की तरह समय फिसल गया था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तेज हो गई। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, ये क्या, 1 गिलास पानी पीने निकला था और 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। वो खुद भी अपने इस मजाक पर हल्के हल्के मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में थकावट और हल्की सी राहत भी थी। वो सोचने लगा कि कैसे एक छोटी सी घटना ने पूरा घर हिला दिया था। मंगला का चिल्लाना, गार्ड की चीखें, बा की चिंता और सब कुछ एक वैसे सीन की तरह चल गया और जैसे फिल्मों में होता है। थोड़ी देर तक वो यूं ही खड़ा रहा, फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और ड्राइवर को कॉल कर दिया। जैसे ही फोन उसने उठाया, हेलो सर, ड्राइवर ने कहा। युवराज ने शांत स्वर में उससे कहा, सुनो, तुम अभी के अभी तैयार हो जाओ, तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। वहां वसीम नाम का एक आदमी और उसके साथ एक आदमी और एक औरत और कुछ बच्चे आएंगे। उनकी फ्लाइट 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। उन्हें सीधे कंपनी के ऑफिस लेकर आना। देखो, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, मैं अभी निकल लेता हूँ। फोन रखते ही युवराज ने गहरी सांस ली। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वसीम और चंदन की दिल्ली आने की खबर ने उसे थोड़ी राहत तो दे दी थी। उसे अब अकेले इस अनजाने दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उसके अपने लोग उसके साथ होंगे और ऐसे जिन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए अलमारी के पास जा पहुंचा। वहां अपने पसंदीदा कपड़े निकालने लगा। अलमारी के दरवाजे खोलकर उसमें से कपड़े निकालकर सामने सलीके से कतार में लटके हुए थे। उसने हल्के नीले रंग की टी शर्ट और पैंट चुन ली। वह फिर नहाने के लिए बाथरूम की ओर गया और नहाते समय उसके मन में दिन भर के प्लान्स चलने लगे कि कैसे क्या क्या करना है और वसीम और चंदन के साथ मिलकर क्या रणनीति बनानी है। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आ गया था। उसका लुक सदा हुआ था, बिल्कुल एक हैंडसम मैन और एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। तभी उसने अपनी सारी जरूरी फाइलें, लैपटॉप
अपने पास लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे वो नीचे आया, वहीं पर बा डाइनिंग टेबल पर उसका वहीं पहले ही इंतजार कर रही थी। युवराज सीधा आया और उन्होंने बा के पांव छू लिए और बा ने भी उसे गले लगा लिया और कहा, जीते रहो बेटा। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया और उनके पास से बैठ गया। तभी बा ने अचानक बातचीत शुरू करते हुए कहा, युवराज अब तो मान जाना बेटा, शादी की बात भी कर ही लेते हैं। ये बात सुनते ही युवराज की त्योरियां फिर से चढ़ गई। अब क्या कहेगा युवराज बा से, और क्या बा उससे नाराज हो जाएगी? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।